क्यों? क्योंकि भविष्य में ना हो इसकी चिंता आज आपको करनी है, इसलिए मैंने इस शब्द को यहां पर आज पकड़ा है। और वो कारण बंधुओं केवल एक था, माताओं केवल एक था, ज्यादा नहीं थे, लंबी चौड़ी पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, वो ज्यादा थे और आप कम थे। दूसरा कोई कारण ना था और ना ही इतिहास बता सकता। बोलो ये बात ठीक है या गलत है भाई साहब? विचार करके बोलना भाई, मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ भाई, वो ज्यादा थे और आप आज विचार अब ये कर लेना, अगर ये दो शब्द बिल्कुल सटीक थे भारत की और पाकिस्तान के विभाजन के लिए, तो आज हम ज्यादा होने की तरफ बढ़ रहे हैं या कम होने की तरफ बढ़ रहे हैं? केवल इतना विचार करना, बाकी विचारने की बात है ही नहीं आज। कुछ कोई लंबी चौड़ी विचारने की बात नहीं। बोलो भाई सब हाँ या ना, हो रहे हैं नहीं हो रहे? जब मैंने ये मान लिया वो ज्यादा थे हम कम थे, इसलिए हमें पाकिस्तान बनने को देना पड़ा। श्रीनगर क्यों खाली हुआ, इस घटनाओं को ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आप सब प्रबुद्ध, सब आगे की कहानी को समझ जाएंगे। वो घटना थी सन 47 की, और श्रीनगर की घटना कब की थी जी भाई साहब? कौन बताएंगे? अगर जो जाति अपने हरास को भूल जाती है, अपने इतिहास को भूल जाती है, इतनी जल्दी से भूल जाती है, समझ लेना कि उस जाति का इतिहास बन ही नहीं सकता। 90 बोलने को तैयार नहीं। हाँ जी, 1990 की घटनाएं जानते हो कि नहीं जानते? कौन नौजवान बताएगा कि 1990 में क्या हुआ था? बोलो, कोई बताइए। इनमें से 4 लाइन बैठी, दोनों पूरे नौजवान बैठे, बोल बेटे बता क्या हुआ था, बोल। क्यों? बड़ी इच्छा से? गर्मी होगी श्रीनगर में तो भाई दिल्ली चलेंगे, इस इच्छा से छोड़ना पड़ा था। क्यों छोड़ना पड़ा था भाई? एक रात को आपके घरों के बाहर में पोस्टर लग गए थे, एक रात को। आप जब अगले दिन घर से उठे थे तो आपने सामने वाले के घर पे पोस्टर देखा और सामने वाले ने आपके घर पर पोस्टर देखा कि 1 सप्ताह के अंदर, लिखा था 1 सप्ताह के अंदर अपने घरों को खाली करके श्रीनगर छोड़ जाओ, वरना या तो मार दिए जाओगे या ये घटना पहली है या अंतिम है? बोलो भाई साहब। श्रीनगर में जो घटनाक्रम हुआ ये हिंदू समाज के इतिहास की पहली घटना है या अंतिम घटना है? हाँ जी, ना तो पहली घटना है और ना अंतिम घटना है। महाराष्ट्र में एक जगह है मेवात, वहां का इतिहास तो जानते हो कि नहीं जानते हो जी? हाँ जी, जानते हो कि नहीं जानते महाराष्ट्र के मेवात की? यार ये तो बाढ़ गड़बड़ है। हरियाणा के मेवात की जानते हो? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं, आप महाराष्ट्र में चुप होके बैठे हो। बोलो ना, हम हरियाणा के अंदर है, बाहर नहीं है वो। आप ये मत सोचना कि हम बड़े सुरक्षित हैं, हमारे यहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान में भी जो लोग रहते थे, व्यापार करते थे, लाखों कमाते थे, करोड़ों कमाते थे, घर बनाते थे, सोना चांदी जेवर जोड़ते थे, वो भी यही सोचते थे कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी कभी होने वाला, यही सोचते थे। हकीकत यह है कि यही सोचते थे। हिंदू जाति का इस सबसे बड़ा विनाश का कारण है, उसने कभी भी अपनी तबाही के बारे में सोचने का जहमत ही नहीं उठाई। इकट्ठा बैठ करके सोचा ही नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ था। मैं उन घटनाओं को नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि घरौंडा में भी ऐसे बहुत परिवार आकर के बसे थे जिनको पाकिस्तान की पीड़ा झेलनी पड़ी थी, उनको यहां पर बसाया गया था। क्यों? जिस पूरी बेल्ट में अनेक जगहों पे, शाहबाद में, घरौंडा में, करनाल में, पानीपत, सोनीपत, ना जाने और गुड़गांव तक अनेक परिवार आकर के बसे थे। आज की वर्तमान की स्थिति सुन लीजिए और अपना चिंतन अपने आप कर लीजिएगा। एक गांव की घटना सुना करके आपको सारा चित्र खोल करके रखेंगे आपके सामने। एक गांव में 20% वो थे, 80% आप थे। बिल्कुल सच्ची घटना है, कोई लाग लपेट नहीं है, कोई बनावट नहीं है इस घटना के अंदर। मत सोचना कि इसको कैलकुलेशन करने के लिए आपके सामने रख रहा हूं। बिल्कुल सच्ची घटना मुजफ्फरनगर जिले की है, कहीं दूर की नहीं है, आपके बिल्कुल पड़ोस की है, ज्यादा दूर की भी नहीं। मैं पाकिस्तान की नहीं सुना रहा हूं आपको, केरल की, आसाम की, नागालैंड के, मिजोरम की, तमिलनाडु की घटना नहीं सुना रहा हूं, आपके बिल्कुल पड़ोस की सुना रहा हूं। उनके घरों में बच्चे थे 8-8, 9-9, और आपके यहां पर बच्चे थे 1-1, 2-2। 2 बच्चे जब हुए, लाला जी ने सोचा भाई इन बच्चों को बढ़िया पढ़ाओ, बढ़िया खिलाओ, शानदार। इनको लंदन भेजेंगे, इसको ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, एक को न्यूजीलैंड सेट कराएंगे, एक को अमेरिका सेट कराएंगे। खूब पढ़ाया, खूब लिखाया। अपनी जो खेती की जमीनें थी वो भी बेच करके बच्चों को पढ़ाया, और उनको एक को लंदन भेज दिया, एक दिल्ली जाके सेट हो गया व्यापार में। 1-2 पानीपत आ गए, 1-2 कहीं शामली चले गए, एक मुजफ्फरनगर चला गया।
आपकी जमीनें किसने खरीदी भाई साहब? बोलो, ध्यान से सोच के बोलो, किसने खरीदी? भाई साहब बताओ, कौन खरीदेगा आपकी जमीनें? जिसके 8 बच्चे होंगे उसकी जरूरत है जमीन खरीदना, जिसके 2 बच्चे हैं उसकी जरूरत अब जमीन नहीं रह गई। जिसकी जमीन नहीं होगी उसका ये देश नहीं होगा। आपको एक भारत का कानून बताता हूं, आप में से कुछ लोग जानते होंगे। अगर कोई विदेश का व्यक्ति भारत में आकर के भूमि खरीदना चाहता है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीद सकता है, व्यापारी बिल्डिंग खरीद सकता है, मकान खरीद सकता है, दुकान खरीद सकता है, कॉम्प्लेक्स खरीद सकता है, लेकिन खेती की जमीन वो 300 गज भी नहीं खरीद सकता। ये नियम है भारत सरकार का। क्यों? क्योंकि भारत सरकार जानती है कि जिसके हाथ में खेती की जमीन है, ये देश असली में उनका। अगर विदेश के लोग आकर के हमारी खेती की जमीनों को खरीद लेंगे तो ये देश हमारा रहने वाला नहीं। अब जिनके हाथों में आपकी जमीनें जा रही हैं, आने वाले 20, 30, 40 सालों के अंदर ये आपका देश रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, ये चिंतन बोलो आप करोगे या वो करेंगे? बोलो कौन करेगा? It has a super fast MediaTek Dimensity 920, a segment first 64 megapixel OIS camera for ultra stable videos and an AMOLED screen with 1300 nits of peak brightness for non-stop binging. So basically, it's a fully loaded. ये घटना स्थिति आज से 25 साल पहले की है, 30 साल पहले की, और आज उसके अंदर, उस पूरे गांव के अंदर आप 20% हो, वो 80% हैं, और 90% जमीनें उनकी हैं, 10% जमीनें आपकी हैं। ये बिल्कुल हूबहू परिस्थिति है गांव की, मैंने आपके सामने उठा करके रख दी है। 45, 50, 55, 60 साल पहले मेवात की ठीक कमोबेश यही परिस्थिति थी। आप में से शायद नहीं गए मेवात कोई, या आप में से कोई गए भी होंगे, देखा भी होगा, कम से कम सुना तो होगा, जाना जरूर होगा। तो आज मेरा चिंतन केवल इन घटनाओं को बताना नहीं है बंधुओं, इसके समाधान की ओर चर्चा करना है। केवल इन चिंतन को बता करके, चिंता को बता करके यहां से बात थोड़ी खत्म हो जाएगी। हमें इसके समाधान की ओर बढ़ना है कि क्या हम समाधान कर सकते हैं। और समाधान केवल वो होता है जो टंकी खाली होने से पहले उसके अंदर पानी लीक हो रही है ना टंकी, और समय पर देख करके उसका इलाज कर दे, और टंकी खाली होने के बाद में आप उसका इलाज करते रहो तो बोल लेगी उसमें और कुछ नहीं होने का, कोई इलाज नहीं है उसका। इसलिए बंधुओं, आज 2-3 मुद्दों पे चर्चा मैं आपके समक्ष रखूंगा। और पहला मुद्दा है, अपने आप को मजबूत करने की तैयारी कर लो। मजबूत कैसे करेंगे, उसके 3 रास्ते आज आपके सामने बताऊंगा, क्योंकि समय की सीमा है। समय की सीमा को मैं भी बखूबी जानता हूं, समझता हूं। आपका देश गुलाम हुआ क्यों था? ये सारी दुनिया में राम राज्य तो था, आखिर दूसरों को हमारे यहां पर आने का मौका मिला क्यों था? उनके कारणों को थोड़ा सा जान लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आगे आने वाले समय में मुझे इन कारणों को पैदा नहीं होने देना। समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। केरल का उदाहरण लेते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य केरल के अंदर पैदा हुए थे। उस केरल के अंदर, जिस केरल के अंदर एक एक व्यक्ति वेद का मंत्र पाठ करना जानता था, कौन सा गांव ऐसा था जिस गांव के अंदर वेद पाठ ना होता? यानी कि पूरा का पूरा केरल हिंदू था। हमने अपने हाथों से अपने भाइयों को कैसे दूसरे धर्म में पहुंचाया, आज उसकी घटना जान लें, क्योंकि आज आने वाले समय में हमें इन्हीं से रूबरू होना पड़ रहा है। जब पूरा केरल हिंदू था तो आखिर आज क्या परिस्थिति होगी कि वहां पर हम केवल 40% रह गए हैं। देखना जी, आज हम केवल 40% है वहां पर, ध्यान देना, केवल 40%। क्यों हुए? केवल उसका घटना सुन लीजिएगा। घटना यह हुई कि केरल में मसाले पैदा होते थे और मसालों का व्यापार देश में, दुनिया में जाता था। तो हमारे देश के अंदर वो व्यापारी आते थे अरब से, और हमारे देश से वो मसाला खरीद करके लेकर के जाते थे और अपने देश में बेचते थे। एक व्यापारी ने ये कह दिया कि राजा साहब, हमारे देश के मसाले वो आदमी 1 रुपए में खरीद करके ले जाता है और दूसरे देश में 10 रुपए में जाकर के बेच देता। सारा लाभ तो वो कमा रहा है जो लाभ हमारे हिस्से आना चाहिए। व्यापारी तो व्यापाराना तो इसी को कहते हैं। तो उसने कहा भी क्या करना चाहिए? बोले करना यह चाहिए कि हमारे देश का व्यापारी इन मसालों को लेकर के दूसरे देश में जाए, वहां बेचे। तो हमारे को यहां से 1 रुपए में जो हम पढ़ते हैं, वहां 9 रुपए में, 10 रुपए में, नहीं तो 8 रुपए में तो हम बेच के आएंगे। वो जो 9 रुपए लाभ दूसरा कमा रहा है, वो 8 रुपए 7 रुपए लाभ हमारा व्यापारी कमाएगा। ठीक होगी। राजा ने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए। करें कैसे? एकदम से हमारा अंधविश्वास आड़े आ गया। जैसी राजा ने कहा कि हम इस व्यापार को शुरू करना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो व्यापारी बन के बाहर जाएंगे? हमारा एक वर्ग ऐसा खड़ा हो गया जिसने कहा राजन ये पाप मत कर देना। जो व्यापारी यहां से 7 समुंदर पार करके मसाले बेचने जाएगा, उसका धर्म क्या हो जाएगा जी?
भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए ये पाप तुम मत करना। राजा के मन में तो लालच आ चुका था पैसे का, किस राजा को नहीं होता, मुख्यमंत्री को भी लालच है ज्यादा से ज्यादा पैसा आना चाहिए मेरे राज्य में। तो राजा ने कहा भाई युक्ति बताओ, युक्ति बताओ, करें क्या, तरीका क्या निकालें। तो क्या युक्ति निकाली गई, आप उसको सोच करके रात को चिंतन तो जरूर करोगे बंधुओं। राजा के सामने हमारे उन तथाकथित पंडितों ने एक तरीका निकाला कि हमारे केरल की एक बहुत नीची जाति होती है, बहुत नीची जाति, जिसको तथाकथित रूप से हम नीची जातियां कह लेते हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनको नीची जातियां कह के अपने से दूर कर चुके हैं। उन्होंने कहा एक कनिष्ठ जाति होती है, आप उस कनिष्ठ जाति के कुछ बच्चों को मुस्लिम कन्वर्ट करा दो और मुसलमानों के समुद्र पार करने पर धर्म भ्रष्ट नहीं होता, और उनको व्यापारी बना के बाहर भेजेंगे और उनसे फिर ये व्यापार कराएंगे। ध्यान देना भाई साहब, हमने अपने हाथों से, राजा ने अपने हाथों से अरब से बुला करके मौलवी अपने ही भाइयों को अपने हाथों से अपने राज दरबार में मुस्लिम बनाया और उनको व्यापार करने के लिए विदेश में भेजा। जब वे व्यापार करने के, जैसे क्या किया, आपके 10 भाई हैं, 10 में से एक को ले लिया, इस भाई में से एक को ले लिया, जैसे सरदार बने थे कभी वैसे ही उनमें से एक एक को ले लिया, 10 का जोड़ बना के नदी में नाव दे के दे दिया, भी जाओ बेच के आओ सामान। जब वो वापिस आए लौट करके तो आपके अपने घरों में जाएंगे ना जी वो तो। जब वो अपने घरों में लौट के गए तो पंडितों ने घोषणा कर दी, जो जो 7 समुद्र पार होके आया है मुसलमान बन के, वो जिन घरों में गए वे भी सारे क्या हो गए, वे भी सारे मुसलमान हो गए। वो जिनके ब्याह में उनके कोई शामिल हो गया वो भी क्या हो गए, मुसलमान हो गए। और आस्ता आस्ता हमने अपने हाथों से अपने ही भाइयों को तलवार लेकर के अपने सामने खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया। ये है हमारा इतिहास, जिसके कारण से आज केरल के अंदर हम चाह करके भी अपनी सरकार बनाने की परिस्थिति में नहीं, हमने अपने हाथों से बना। एक घटना और सुन लीजिएगा, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, एक घटना और सुन लीजिएगा जिसको आप खुद जानते हैं। सोमनाथ का मंदिर सुना है जी आपने? सोमनाथ का मंदिर लूटा था, बताओ किसने लूटा था? हाँ जी, किसने लूटा था? गजनवी ने। कितनी बार लूटा था जी? आप बनाते रहे और वो लूटता रहा लगातार। वो अपने गजनवी नामे में लिखता है कि मैं हैरान था वहां खड़े होकर के, जब मेरी सेना उसको लूट रही थी मंदिर को, तो हजारों लोग खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे थे, हे सोमनाथ अपनी रक्षा भी करो और हमारी रक्षा भी करो, हे सोमनाथ अपनी रक्षा भी करो और हमारी रक्षा भी करो। अगर उस समय वो हजारों लोगों की भीड़ मेरी मुट्ठी भर सेना को एक एक पत्थर भी फेंक देती तो मेरी सेना के पांव उखड़ जाते, लेकिन इस अंधविश्वास के ढोल ने हमें गुलाम होने पर मजबूर कर दिया और आपकी सोने की चिड़िया का सारा पैसा, सोना चांदी निकल करके उन देशों में चला गया और आपका देश दरिद्र होता चला गया, जिसका परिणाम आज भी आप और हम लगातार भुगत रहे हैं। इस अंधविश्वास के कारण आपका देश गुलाम हुआ था। एक छोटी सी घटना मैंने केरल की सुना दी, एक छोटी सी घटना मैंने आपको अपने सोमनाथ की सुना दी। पूरे देश की घटनाएं सुनाऊंगा तो सारा समय उसी में बीत जाएगा। बंधुओं, अब हम करें क्या? तो ज्यादा नहीं, केवल 2 बातों के ऊपर अगर हम पूरा ध्यान देंगे तो हम अपने आने वाली संतति को इस दंश से बचा सकते हैं। आज जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है? आप में से कोई श्रीनगर गया है जी? पिछले 20 सालों के अंदर लगभग गए हैं जी, घूमने गए हैं? कोई हिंदू परिवार दिखा है जी आपको श्रीनगर में? यह फैक्ट है कि पूरी श्रीनगर घाटी के अंदर एक भी हिंदू परिवार रहता नहीं है। 2012 में मेरा जाना हुआ तो श्रीनगर से लेकर के राजौरी पुंछ की एक रोड है जिसको मुगल रोड कहते हैं, उस रोड से मैं जाना हुआ। बीच में एक सोपोर नाम का कस्बा पड़ता, अनंतनाग सोपोर। हमारी गाड़ी वहां पर रुकी। हमें सख्त हिदायत थी कि बस से नीचे मत उतरना, कुछ भी मंगवाना ड्राइवर को बोल देना, बोतल पानी वानी की वो लेकर के आ जाएगा, आप मत उतरना कहीं पर नीचे। हम नहीं उतरे। एक जगह बस खड़ी थी तो खड़ी बस से हमने नजारा ऐसा देखा जो सामान्य तौर पे दुनिया में देखने को नहीं मिलता। नजारा ये था कि एक बहुत सुंदर कोठी है 3-4 मंजिला की, 4-5, और उसके बिल्कुल पड़ोस में एक और कोठी है जिसके सारे खिड़की दरवाजे टूटे पड़े हैं, बिल्कुल खंडर। फिर उसके पश्चात एक और कोठी है खड़ी 4 मंजिल की, बहुत बढ़िया, पेंट पॉलिश बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद फिर एक कोठी। मैंने कहा ये नजारा आज तक हमने नहीं देखा। कहीं भूकंप आ जाता तो पूरा